सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में करंट अफेयर्स सीरीज मेनली मेंस के रिगार्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर आप जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड का मेंस बीपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जीएस पेपर फर्स्ट में और सेकंड में नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स को जोड़ के क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि इस बार 67th में एक क्वेश्चन पूछा था अग्निवीर योजना से, जो कि भारत सरकार ने लागू किया था, तो कहीं ना कहीं वो नेशनल इशू था। उसके बाद हेल्थ के इशू से क्वेश्चन पूछा था, वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का जुड़ा हुआ था। हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ लिया था। ये तो हो गया जीएस पेपर फर्स्ट में जो नेशनल लेवल से क्वेश्चन पूछता है। हालांकि उसमें आईआर का भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन नेशनल लेवल का भी ना 2 क्वेश्चन पे मिनिमम रहता है। 66 में भी जब मेंस हुआ था जीएस पेपर फर्स्ट में, एक आत्मनिर्भर भारत से क्वेश्चन पूछा था। फिर 65 में एक मिशन शक्ति से जो इसरो ने किया था उससे क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो पेपर फर्स्ट जो जीएस का है, नेशनल लेवल का क्वेश्चन चाहे वो इकोनॉमिक सेक्शन से हो सकता है, सोशल सेक्शन से हो सकता है, पॉलिटिकल से हो सकता है, या साइंस टेक्स्ट से पूछा जा रहा है। उसी तरह अगर आप पेपर 2 को अच्छे से देखिएगा तो पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का जहाँ तक सेक्शन का बात है, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक रहता है करंट अफेयर्स से। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर राज्यपाल का अगर कोई क्वेश्चन पूछे गवर्नर का कि हाल में गवर्नर के बारे में बताइए, तो ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन से अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन को लेके चाहे वो अपराधीकरण हो या चुनाव में सुधार हो या वन नेशन वन इलेक्शन हो, तो ये सब जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का ही है, जो कि नेशनल लेवल पे होता है। या WTO जो आपका इकोनॉमिक्स का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, WTO पूछ देता है, या आत्मनिर्भर भारत योजना पूछ देता है, या 7 निश्चय योजना पूछ देता है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। जनकांक के लाभांश का क्वेश्चन पूछ देता है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछ देता है, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर GST से क्वेश्चन पूछ दे रहा था। कहीं ना कहीं ये सारे इशू हमको लगता है ना कहीं करंट अफेयर्स से रहता है। और पेपर सेकेंड पूरी तरह पूरा करंट अफेयर्स ही रहता है, पिछले 1 साल का या 2 साल का। तो इस लेक्चर सीरीज में मैं क्या करूँगा कि नेशनल लेवल का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, सोशल का हो, या पॉलिटिकल का हो, या साइंस टेक का, या और कोई भी इशू का हो, उसको मैं कवर करूँगा। और कोशिश रहेगा कि वीक में 2 या 3 वीडियो बनाया जाए, जिसमें कि इन सारी चीज़ों को बारी बारी से हम बताते चलेंगे। अब इसमें यह है कि ये जो लेक्चर रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। अभी मैं इसका इंग्लिश में बता रहा हूँ, बाकी जिनका हिंदी मीडियम है वो भी आराम से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। और जिनको इसका PDF चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो ये टेलीग्राम से जाके इस PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं कवर लिया हूँ ये 2 टॉपिक आपको सामने दिख रहा होगा। ये लेक्चर फर्स्ट है। इसमें टॉपिक फर्स्ट में है आपका इंडिया टुवार्ड्स कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। दैट मीन्स कि भारत कैसे जो है ना एक राजकोषीय संघवाद की ओर बढ़ रहा है। और ये टॉपिक मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें इस चीज़ का, राजकोषीय संघवाद का जिक्र हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछना जो है ना बनता है। और दूसरा है जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये भी क्वेश्चन 63rd बीपीएससी अगर मेंस का क्वेश्चन देखिएगा पेपर सेकंड में, तो 63rd में जो है ये क्वेश्चन आपका मेंस में सेकंड पेपर में पॉलिटी सेक्शन में पूछो। हालांकि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स सेक्शन का होना चाहिए, लेकिन पॉलिटी सेक्शन में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। और ये जो कोऑपरेटिव फिस्कल जो फेडरलिज्म है, इस बार जो 67 का जो मेंस हुआ है वहाँ भी सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो काफ़ी रिलेवेंट है, और प्रीवियस ईयर जो बेस्ट पे ही ले रहा हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसी के आधार पे टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूँ। और चाहे आप 68 मेंस दें या 69th मेंस दें या 70, जो भी दें, उन सब के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए, आपके के लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए टॉपिक पहला यही है कि इंडिया टुवार्ड्स कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। दैट मीन भारत जो
राजकोषीय संघवाद की ओर बढ़ रहा है। तो अब इसमें ये आखिर ये न्यूज़ में क्यों टॉपिक रहा? न्यूज़ में टॉपिक ये इसलिए रहा क्योंकि अभी जो फरवरी महीने में यूनियन बजट 2023-24 जो पास हुआ है उसमें एक बहुत बड़ी जो राशि जो है लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपया जो है ना सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया है। किसके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय मतलब कि ऐसा खर्चा जो सरकार मशीनरी पे खर्चा करती है या एजुकेशन पे खर्चा, शिक्षा पे खर्चा करती है, फिर आपका हेल्थ पे जो खर्चा सरकार करती है, इसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है जिसको हम बोलते हैं राजस्व व्यय। राजस्व व्यय पेंशन पे या सब्सिडी पे मेनली खर्चा होता है। तो सरकार अभी जो इस बजट में जो है ना राज्यों को, राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार कितना दिया है पूंजीगत व्यय करने के लिए? 1.3 लाख करोड़ दिया। इसलिए चीन टॉपिक आपका चर्चा में रहा है और कहीं ना कहीं इसमें ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार ये चाह रही है कि जो सहकारी राजकोषीय संघवाद को देश में बढ़ावा मिले। अब सबसे पहली बात है कि आखिर ये होता क्यों? अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि भाई फिक्सल फेडरलिज्म या राजकोषीय संघवाद क्या होता है, सबसे पहले आप संघवाद या फेडरल सिस्टम को समझिए। देखिए फेडरल सिस्टम का मतलब यह है कि किसी भी देश में दो या अधिक लेवल पर जब सरकार होना, जैसे कि हमारे यहाँ एक तो केंद्र सरकार है, दूसरा राज्य सरकार है, हालांकि स्थानीय सरकार भी है, तो मिनिमम 2 लेवल पर सरकार कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था को दिखाता है। अब जो संघीय व्यवस्था है, जो फेडरल सिस्टम, इसके भी कई तरह के ना नेचर है, जैसे या टाइप्स बोल सकते हैं। जिसमें एक तो है इसमें सहकारी संघवाद जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें कि केंद्र राज्य आपस में मिलकर काम करते हैं, जो कि हमारे देश में 1990 के बाद आपने को देखने को मिलता है। जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण हमने अपनाया है, तब से केंद्र राज्य मिलकर काम करने का कोशिश कर रहा है। दूसरा अभी हाल फिलहाल में जो सबसे चर्चा में रहता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद, दैट मीन्स कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है कि केंद्र राज्य से और राज्य आपस में डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जब कॉम्पिटिशन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद। और अभी जो मैं आपको तीसरा आपका है फिक्सल फेडरलिज्म, दैट मीन्स यहाँ पे ये है कि टैक्स का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल फिक्सल फेडरलिज्म। इसमें सिंपल एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारे देश में जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि केंद्र, चूँकि आपको पता है कि केंद्र के पास इनकम का सोर्स काफ़ी ज़्यादा है, सेंट्रल का इनकम टैक्स लगाती है और भी केंद्र टैक्स लगाती है, और स्टेट के पास अधिक टैक्स लगाने का राइट नहीं है। तो केंद्र यहाँ पे तो कि जो रिसोर्स के मामले में काफ़ी मजबूत है, तो केंद्र सरकार जो है ना राज्यों को जो पैसा देती है ताकि वो राज्य अपने राज्य में कोई स्कीम या अपने लिए कुछ विकास के कार्यक्रम शुरू कर सके। तो इसमें हमको कहाँ रखते हैं? इसको हम फिक्सल फेडरलिज्म या राजकोषीय संघवाद में हम लोग रखते हैं। और इंडिया में आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग का गठन हर एक 5 साल में किया जाता है, ये कहीं ना कहीं सिफारिश करती कितना पैसा जाना चाहिए राज्यों को, ये डिसाइड कर ही देती है। तो बाकी यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ, आप इसको देख सकते हैं कि फेडरल सिस्टम फिक्सल फेडरलिज्म रेफर्स टू द फिक्सल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट यूनिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब इसमें हमारे अगर इंडिया के में बात किया जाए तो इसमें भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आ जाता है। दोनों जो टीयर्स क्या करता है गवर्नमेंट, नीड टू, उसके पास पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्स होना चाहिए ताकि अपने यहाँ कुछ वो स्कीम लॉन्च कर सके। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान में भी चीज़ें लिखा गया है। तो यहाँ पर अब आप ये देख लेते हैं आखिर हमारे संविधान के किस किस आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र किया गया। तो आप सिंपल ये याद रखिएगा 246 में 246A है, और जो 7th जो शेड्यूल, जो 7वीं अनुसूची है, वहाँ पे आपको इसके बारे में प्रोविजन मिल जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि वो कौन कौन सा माध्यम या चैनल है जिसके थ्रू जो है ना केंद्र सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्यों को पैसा ट्रांसफ़र करती है। तो वो कौन कौन सा मीडियम है? सबसे पहला है वही टैक्स डिवोल्यूशन। इसमें क्या है कि जो वित्त आयोग है वो हर एक 5 साल में एक परसेंटेज बता देते कि इतना इतना पैसा जो है ना केंद्र सरकार राज्यों को देगी। तो ये पहला हो गया। दूसरा तरीका है ग्रांट। केंद्र सरकार कई मामले में राज्य सरकार को अनुदान देती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी कलकत्ता
पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में कैसा चक्रवात आया था, तो साइक्लोन आया था, साइक्लोन को उसमें जो क्षति हुआ था उसके लिए केंद्र सरकार ने उन राज्यों को कुछ पैसा दिया था, वो अनुदान का पैसा कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा जो सोर्स है या चैनल है वो है कुछ ऐसी योजनाएं होती है जो कि केंद्र द्वारा चलाई जाती है। तो जो केंद्र द्वारा पैसा चलाया जाता है उसमें केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है। जैसे कि मान कोई स्कीम है उसमें 60 और 40 का रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है कि 60% पैसा कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, और 40% पैसा उसमें कौन लगाएगा, राज्य सरकार लगाएगा। ये 3 चैनल या माध्यम है जहाँ से आपका केंद्र सरकार राज्यों को पैसा ट्रांसफ़र करती है। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ तक यूपीएससी भी पूछ चुका है ये। नेक्स्ट अब चलते हैं कि 2 सबसे बड़ा आपका इंस्टीट्यूशन, जिसमें एक फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, दूसरा नीति आयोग है, कहीं ना कहीं राजकोषीय संघवाद को आगे बढ़ाने का एक तरह का कहीं ना कहीं अग्रदूत का काम करता है। क्वेश्चन अगर आपसे मेंस में ये पूछ देगा कि पिछले कुछ वर्षों में वित्त आयोग और नीति आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने का एक हार्ड बिगनर या अग्रदूत है, चर्चा करें या व्याख्या करें, तो जो मैं भी बताने जा रहा आप उसमें यही आंसर लिख सकते हैं। देखिए फाइनेंस कमीशन अगर देखिएगा तो 2013-14 में जो पूरे देश के जीडीपी का जो राज्यों को पैसा दिया जाता था वो लगभग 4.7% था जीडीपी का, और अभी ये बढ़ के 21-22 में जो है ना 6.7% हो गया। मतलब कि ये पैसा राशि बढ़ता ही जा रहा है, राज्यों को जो राशि का पैसा बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा अगर आप इसको टोटल वैल्यू में देखा जाए तो 2013-14 में जहां 5.2 लाख करोड़ राज्यों को पैसा जाता था, अब यही बढ़ के 15.7 लाख करोड़ हो गया, जो कि एक बड़ी राशि है। और जो 14वां और 15वां जो वित्त आयोग का जो सिफारिश है उसमें कि 42% जो टैक्स का पैसा राज्यों को जाएगा, और 15वां वित्त आयोग ने 41% का सिफारिश किया है। और ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल मूव है हमारे देश में, और इसको फिक्सल डिफिसिट को मजबूत करने के दिशा में, तो आप ऐसा स्कोर करके लिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक डिसेंट्रलाइज्ड फिक्सल आर्किटेक्ट हमारे यहाँ तैयार हो रहा है, क्योंकि अब राज्यों को पैसा जब अधिक जाएगा तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से घुमा कर पूछेगा तो आप इसको लिख सकते हैं। और अगला नीति आयोग, आपको पता है कि नीति आयोग 2015 में जब से बना है, नीति आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है हमारे देश के राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, जहाँ पे आपस में एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये लोग बात कर सके क्या प्रॉब्लम्स है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे दूर किया जाए। और यहाँ राज्य के जो सीएम या जो होते हैं ये लोग इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। और नीति आयोग हमेशा एक कोशिश करे जो देश में जो संघवाद है, चाहे वो सहकारी संघवाद हो या प्रतिस्पर्धी संघवाद हो या राजकोषीय संघवाद हो, इनको बढ़ाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वही एक न कहीं इनके पास नेशनल विजन है कि नहीं भाई हमको आगे बढ़ना है और सबको, सारे स्टेट को इन्वॉल्व करके एक जो टीम इंडिया रूप में काम करना है, ठीक ना। और अभी 2016-17 में नीति आयोग ने ही जो है ना एक कमिटी बनाया था, जिसमें कि कमिटी बना के जितना भी आपका केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, देखिए हमारे देश में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी उस समय 150 से ज़्यादा जो है ना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ये उसको संख्या घटा काफ़ी कम कर दिया है। तो 16-17 में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था, जो कि उनको ये काम करने दिया गया था कि जितने भी देश में केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसको और कैसे कम किया जाए, उसमें कैसे सुधार किया जाए। तो जब उस कमेटी ने जब सिफारिश दिया तो उसमें अभी जो प्रेजेंट में जो है केंद्र प्रायोजित जितना भी योजनाएं हैं उसमें जो है आपको ध्यान रखिएगा 6 जो है ना कोर ऑफ द कोर स्कीम है। पहले 28 था, अब उसको घटा के 6 जो है ना कोर ऑफ कोर स्कीम में कर दिया है। 22 आपका कोर स्कीम है और 2 ऑप्शनल स्कीम। अभी मैं आगे इसको बताऊंगा ये क्या है। अभी सिंपल समझिए, हमारे देश में जो है केंद्र सरकार जो योजनाएं चलाती है उसमें अभी 6 जो है ना कोर ऑफ कोर स्कीम है, ठीक ना। 2 कोर स्कीम है, 22 कोर स्कीम है और 2 ऑप्शनल स्कीम है। अब यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि देखिए हमारे देश में स्कीम जो योजनाएं मेनली 2 तरह का होता है। एक तो है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर मतलब कि केंद्र पूरी तरह केंद्र क्षेत्र का योजना है, इसमें जो भी फंड किया जाएगा और इम्प्लीमेंट, फंड एंड इम्प्लीमेंट दोनों
केंद्र सरकार या संघ सरकार करेगी। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कोई दिक्कत यहाँ तक? और दूसरा एक स्कीम है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसमें भी दो तरह का होता है, एक तो होता है कोर स्कीम, मतलब कोर का हिंदी कोर ही होता है, और दूसरा है कोर ऑफ द कोर स्कीम। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बट इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है ना राज्य सरकार को दिया जाता है। जैसे इसमें कुछ पैटर्न हो सकता है, फंडिंग पैटर्न, जैसे कि मान लीजिए कि 50-50 हो सकता है, 75-25 हो सकता है, 60-40 हो सकता है। ये सब जो है ना आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहलाता है। और बाकी तो स्टेट लेवल अपने पैसे पे राज्य में तो योजनाएं चलाती, वो चीज़ अलग हो गया। तो ये आप दो चीज़ ध्यान रखिए। क्वेश्चन 63 में यहीं से क्वेश्चन पूछा था। अगर आप ये अगर लिख देते ना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ देखिए कोर ऑफ द कोर स्कीम कौन कौन सा मेनली अभी मेनली 6 है, ठीक ना। अब 6 में एक सबसे बड़ा कौन है, मनरेगा है। दूसरा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। और अम्ब्रेला स्कीम, जितने भी शेड्यूल कास्ट के लिए स्कीम है उसको एक ही कन्वर्ट कर दिया गया है। एसटी के जितने उसको एक ही कन्वर्ट कर दिया गया। ओबीसी के लिए जितना भी स्कीम उसको एक ही में कन्वर्ट कर दिया गया। और जितने भी अल्पसंख्यक के लिए स्कीम उसको एक ही में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी कोर ऑफ द कोर स्कीम मेनली हमारे इसमें 6 ही है। और अगला अगर कोर स्कीम की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ आपके समय मिला के 22 है। मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख दिया हूँ कोर स्कीम, जैसे कि हरित क्रांति, जिसमें कि कृषि उन्नति योजना होता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, या व्हाइट रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सब कोर स्कीम में आता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, या स्वच्छ भारत अभियान है, नेशनल हेल्थ मिशन है, मिड डे मील है, या जो आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, ये सब स्कीम जो है ना कहीं आपका कोर स्कीम में रखा है। और ऑप्शनल में भी 2 है। ऑप्शनल स्कीम कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो स्कीम उस राज्य के लिए नहीं अच्छा हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रों में जो है ना ये प्रोग्राम चलता है। अब इस स्कीम का प्रोग्राम का मध्य प्रदेश सरकार के लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तो उसकी सीमा उसका जो बाउंड्री किसी सीमा से लगती नहीं। हाँ, बिहार के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए या जम्मू कश्मीर के लिए या पंजाब के लिए ये स्कीम लागू हो सकता है। तो ये इसको बोलते हैं ऑप्शनल स्कीम। जिसके लिए ज़रूरत है वही इसको क्या करेगा, अपने यहाँ लागू करना था, लागू नहीं करेगा। तो ये स्कीम के कुछ टाइप्स हो गए, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अब कुछ जो सिर्फ हम यहाँ बात कर रहे हैं मेजर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो सिर्फ केंद्र का ही पैसा लगता है पूरा 100%, जैसे कि भारत नेट कार्यक्रम है, नमामि गंगे है, LPG कनेक्शन है, संपदा योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसमें पैसा 100% जो है ना आपका केंद्र सरकार ही देती है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए जब इस सब पता होगा तभी आप इसके आंसर को मेंस में लिख पाएंगे, था नहीं लिख पाएंगे। अगला इसमें जो है आपका, अब देखिए जितना भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या केंद्र प्रायोजित योजना है उसका कुछ लिमिटेशन या कमियां हैं। कमियां ये है कि इसमें कहा जाता है, राज्य सरकार हमेशा आरोप लगा, अभी भी बिहार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जो है आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जो है ना, जो केंद्र प्रायोजित योजना पूरा पैसा नहीं देती है, कुछ कुछ देती है, जिससे कि राज्यों को वो योजना लागू करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार क्वेश्चन ये पूछा भी था 67 में कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार में क्या मेन तनाव के क्या बिंदु, तनाव ये भी दिखा सकते हैं। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएँ होती है उसमें राज्य सरकार हमेशा ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार पूरा पैसा देती ही नहीं है। अभी मैं पेपर कटिंग अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर भी किया था। यहाँ वही है कि ये जो योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एजेंडा तय करती है और वो अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग राज्यों पर प्रेशर या दबाव डाल के कहते आप इसको क्या करो, लागू करो। चाहे मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो स्कीम उस राज्य के लिए जो है ना नहीं हो नेसेसरी, लेकिन फिर भी यहाँ केंद्र सरकार कहती है आप इसको लागू करो, इसी बात को लेकर तनाव हो जाता है। दूसरा जो है ना, इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ भाई अगर ये स्कीम लागू हम नहीं करेंगे केंद्र का तो कोई और लागू कर दे, ऐसा केंद्र सरकार नहीं कहती है। यहाँ भी तनाव का इशू हो जाता है, ठीक ना। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर एक राज्य का अपना इकोनॉमिक सोशल कंडीशन अलग अलग है और हर एक के लिए एक ही कानून मतलब कि हो एक ही स्कीम सबके लिए फिट हो जाए तो जरूरी नहीं है। ये भी दिक्कत यहाँ पे है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, आप इसमें इसका निगेटिव में लिख सकते हैं। बाकी अब
दूसरा हम बात करते हैं, अभी तक देखिए, अभी मैं आपको बताया कि जो राजकोषीय संघवाद को आगे बढ़ाने में एक तो नीति आयोग ने बड़ा रोल प्ले किया है, दूसरा आपका वित्त आयोग का मैं बात किया। अब तीसरा जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है जीएसटी का इम्प्लीमेंट होना। जब से जीएसटी आया है तब से कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच जो है ना टैक्स का भी अच्छा कलेक्शन हो रहा है। और ये क्योंकि इसमें क्या है कि जो जीएसटी जो काउंसिल परिषद है उसमें 2/3 वोटिंग का राइट किसको दिया गया है, राज्य को दिया गया। ये भी फिक्सल फेडरलिज्म या राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो 3 जो है ना आप लिख सकते हैं, जब भी कभी क्वेश्चन आ जाएगा संघवाद या फेडरल सिस्टम के बारे में लिखने के लिए आप नीति आयोग मत भूलिएगा, जीएसटी मत भूलिएगा, और आप ये वित्त आयोग की सिफारिश, ये 3 बात आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आंसर आपका अधूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि, और ये क्वेश्चन 67th मेंस में पूछा है कि जब अभी कोविड आया था, कोविड के काल में कैसे हमारे देश का फेडरल फिक्सल या संघवाद कैसे संघीय स्ट्रक्चर हमारे देश में कैसे वर्क कर रही थी। तो ये स्ट्रॉन्ग फेडरल फिक्सल स्टिल ड्यूरिंग जो है ना कोविड। आप देखिए इसमें सिंपल सी बात है, क्या हुआ था कोविड में, क्या हुआ 2021 में हमारी जो केंद्र सरकार है उसने क्या किया था, एक स्कीम लॉन्च किया था, उसका नाम था स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो पूंजीगत व्यय होता है उसके लिए केंद्र सरकार अलग से पैसा दी थी, और ये 2021 में जो टोटल अमाउंट 12,000 करोड़ रुपया दिया गया था राज्यों को। ये कब की बात है, 2021 की। फिर आगे जब 21-22 का जब आया सेशन, उसमें भी राज्यों ने डिमांड किया कि हमको और चाहिए, तो 21-22 के लिए जो है केंद्र सरकार 15,000 करोड़ रुपया दिया इसी के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। फिर आगे डिमांड किया राज्यों ने, तो फिर 22-23 के लिए 1 लाख करोड़ दिया, और अभी फिर से डिमांड किया गया था, यही 2023-24 में जो है ना फिर से जो है ना बजट में 1.3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, किसके लिए, राज्यों के लिए, क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो लगातार जो 4 साल से जो चीज़ें पैसा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजकोषीय संघवाद को कहीं ना कहीं बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना कोविड में एक चीज़ और किया गया था कि राज्यों को ये परमिशन दिया गया था, वो जो है अपने GFDP के, राज्य का जो GSDP होता है उसका जो है 2% रुपया जो है ना ले सकता है, किससे, उधार सेंट्रल सरकार से। ये भी एक बहुत बड़ा ना उस समय स्टेप लिया गया था। अगर क्वेश्चन फिर से पूछ दे कि कोविड के काल में कैसा हमारा फेडरल सिस्टम या संघवाद चला है, आप ये अगर एग्जांपल जो 67 दिए होंगे अगर ये लिख दिए तो उनका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया होगा। बाकी अब यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी प्रॉब्लम है। इशू अंडर द करेंट फिक्सल फेडरलिज्म स्ट्रक्चर, अभी जो वर्तमान जो राजकोषीय जो संघवाद सिस्टम है उसमें कुछ समस्या है। पहला समस्या तो यही है, पहला है इसको बोलते हैं क्षैतिज असंतुलन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। मतलब कि यहाँ पे ये है कि दिक्कत यहाँ ये है कि हर एक राज्य का अपना लेवल अलग अलग है, ग्रोथ रेट सबका अलग अलग है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। और जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा वो कंडीशनली ट्रांसफ़र किया जाता है, नहीं भाई आपको इतना स्कीम में खर्चा करना ही पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। वर्टिकल इम्बैलेंस भी है। वर्टिकल इम्बैलेंस क्या है कि जो पैसा डायरेक्टली राज्यों को जाता है उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ इसमें केंद्र सरकार सेस लगा देती है या सरचार्ज लगा देती है, जिसकी वजह से पैसा पूरा 100% राज्यों के पास नहीं जा पाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेट फेयर इन द सेंट्रल टैक्स, ठीक है 41% वर्टिकल पैसा देने की बात 15वें वित्त आयोग ने किया है, लेकिन क्या होता है कि दे ओनली गेट 29.6% फेयर बिकॉज हायर सेस एंड सरचार्ज लगा दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये कहीं ना कहीं बड़ा इशू है। तो अब इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या वे टू फॉरवर्ड चले, देखिए आगे का रास्ता बस वही है कि कोई भी अगर स्कीम हो या कुछ भी अगर लाया जाए तो वो देखा जाए कि उस राज्य के लिए कितना बेनिफिशियल है या नहीं। बिना राज्य को जाने या उससे बातचीत की आप उस स्कीम को कैसे लागू करा सकते हैं, सिर्फ आप अपनी योजनाएं थोपना तो सही नहीं है। उसके बाद जो है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेवल पे कहीं ना कहीं सहयोग होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब है कि राज्य आपस में सहयोग करे, वर्टिकल में केंद्र राज्य आपस में सहयोग करे, तो इससे मामला ठीक हो सकता है। और
जो है ना सेंटर का सपोर्ट भी होना चाहिए कि कुछ कुछ स्पेशल स्टेट के लिए, जैसे बिहार है या उड़ीसा है जो कि बहुत ही गरीब राज्य है, उसके लिए कुछ अलग से स्कीम होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब अंतिम में वही है कि चूंकि अभी अमृतकाल का बजट था, ये हमारा आपको पता ही है, तो अमृतकाल के इस बजट में इंडिया चूँकि हम लोग 2045 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना भी देख रहे हैं और 24-25 तक $5 ट्रिलियन का भी सपना हम लोग देखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ पूरा करने के लिए मेरा अपना जो राजकोषीय संघवाद है उसमें कहीं ना कहीं स्टेट को इंगेज करना पड़ेगा, राज्य को हमको एक साथ लेना पड़ेगा और राज्य को लेकर तभी हम एक फास्ट रूप में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो काफ़ी दिक्कत होगा। अगर केंद्र राज्य आपस में झगड़ा करते रहेगा तो फिर हम लोग कैसे इस लक्ष्य को कैसे हम अचीव कर पाएंगे। इसलिए आप अंतिम वही लिखा है कि केंद्र को राज्यों की प्रॉब्लम को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और राज्य को भी जो स्कीम अच्छा लगे। कई बार क्या होता है हमारे देश में राजनीति हो जाता है किसी बात को लेकर, नहीं हम ये स्कीम लागू नहीं करेंगे, जबकि उस राज्य के लिए स्कीम बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन फिर लागू नहीं करते। ये कहीं ना कहीं मामला राजनीतिक का हो जाता है, इससे बचना चाहिए और देश का जो नागरिकों हम जो भारत के लोग हैं जो अंतिम पायदान पर जो खड़े व्यक्ति हैं वहाँ तक जो है ना लाभ पहुँचाने का कोशिश करना चाहिए। तो ये जो है पूरा आपका फिक्सल जो फेडरलिज्म है या राजकोषीय संघवाद का टॉपिक हो गया। और इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आप इजीली 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, मैं क्वेश्चन भी बना के लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं फिर से बार बोल देता हूँ, पहला हमने क्या बताया कि अभी क्यों ये न्यूज में रहा है, क्योंकि इस बार के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा के कितना 1.3 लाख करोड़ कर दिया गया, बाकी क्या होता है बता दिया। फिर इसमें संविधान का कहाँ प्रावधान बताया, फिर उसके बाद क्या क्या वो माध्यम है जिसके थ्रू पैसा राज्यों को जाता है, फिर फाइनेंस कमीशन नीति आयोग का क्या रोल है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। फिर आगे देखें हम जीएसटी का फिर हम इसमें देखें कि स्कीम जो 2 तरह का होता है, सेंट्रल सेक्टर या जो सेंट्रल स्कीम को मैंने काफ़ी अच्छे बताया क्या क्या इसमें होता है, क्या इसमें स्कीम है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स को भी मैं यहाँ बता दिया, आप लोगों को लिमिटेशन में बता दिया। और फिर जीएसटी कैसे आने से जो है ना आपका जो राजकोषीय संघवाद आगे बढ़ा ये भी बताया। और आगे जो है ना जो कोविड के काल में क्या क्या भारत सरकार ने राज्यों के लिए किया वो भी बता दिया, स्टेप बाय स्टेप कितना फंड दिया गया है और जो कुछ इशू है कुछ मामला है वो भी बता दिया, जो निगेटिव पॉइंट है और इस आगे की राह भी इसमें मैं बताने का कोशिश किया। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसी के इर्द गिर्द रहेगा, बस आपके पास कंटेंट अगर होगा ना आप उसको अरेंज करके एग्जाम में आराम में लिख पाइएगा। तो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लाया हूँ, 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक तो पहला तो ये 63rd BPSC का ही है, इसमें क्वेश्चन देखिए पूछा था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैव ऑलवेज बीन ए पॉइंट ऑफ कंटेंसेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, मतलब कि हमेशा विवाद का मुद्दा रहता है। तो रिलेवेंट एग्जाम्पल से इसको आप समझाइए। तो आप कुछ मनरेगा को लेके मनरेगा की स्कीम का दे सकते हैं, एजुकेशन का कुछ दे सकते हैं, मतलब आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ इसको ना सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है डिस्क्राइब द रिसेंट मेजर एफर्ट टुवार्ड फिक्सल फेडरलिज्म, मतलब कभी हाल ही में राजकोषीय संघवाद को आगे बढ़ाने में क्या क्या प्रयास किया गया है, वही नीति आयोग, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, ये सब आप जिक्र कर सकते हैं। बाकी जो पूंजीगत व्यय जो पैसा दिया गया उसका भी जिक्र कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हाउ इज फिक्सल फेडरलिज्म डिफरेंट फ्रॉम द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब कि कैसे राजकोषीय संघवाद सहकारी संघवाद से अलग है। सहकारी संघवाद में जो है ना आपस में जो है ना ओवरऑल के लिए हो गया, लेकिन जो फिक्सल मेनली आपका ना टैक्स को लेके बात करता है, फंड को लेके बात करता है। और क्या क्या चुनौतियां हैं इंडियन फिक्सल फेडरलिज्म के सामने वो भी आपको बता ही दिया क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप इसको यहाँ पे आराम से जिक्र कर सकते हैं। तो बाकी ये इसका पूरा लेक्चर था, आप इस लोग इसको देखें और इसका नोट्स बनाएं। बाकी जिनको भी इसका आंसर लिख के अगर सेंड करना हो तो आप जो है ना 9534727597 ये व्हाट्सअप या टेलीग्राम दोनों नंबर है, इस पे इस आंसर को लिख के इजीली शेयर कर सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स का जो है नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट है फ्रीज हम लेंगे जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में आने वाला होगा। और ये 2-3 दिन के बाद मतलब सप्ताह में मेरे को फिर 2 या 3 वीडियो बने, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखें और जिनको PDF इसका हिंदी में चाहिए टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया, वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लें। बाकी इंग्लिश का भी मैं वहाँ PDF शेयर कर दे रहा हूँ। उसके बाद और भी चीज़ें जैसे कि जिनको भी 68, 69, 70 के लिए मेंस कॉन्फेटिंग प्रोग्राम करना हो तो 12 मार्च से शुरू हो रहा है, नया बैच शुरू हो रहा है कॉन्फेटिंग प्रोग्राम का। तो वो जो है ना
आप नीचे दिए गए नंबर पे बात करके वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि 68 जिनका देना है उनके लिए पर डे 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको इसका मोरल आंसर भी स्टडी मटेरियल सब मिल जाएगा। 69 और 70 वालों के लिए 2 या 3 क्वेश्चन पर डे दिया जाएगा, जिसमें उनको लिखना होगा, और इसमें आपका एसे निबंध भी शामिल है। तो लगभग जो है ना कोशिश है कि इस सारे बैच में लगभग 300 से ज़्यादा जीएस का क्वेश्चन आपको कराया जाए विथ मॉडल आंसर, और लगभग 100 से ज़्यादा आपको ऐसे कराया जाए। इसी में आपका टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल रहता है। जिनको भी ये चाहिए तो नीचे जो है नंबर दिया गया उस पर आप बात कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए करंट अफेयर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।